What's up, champions? Welcome back to Cranacats Class 12 English Speech Series. आज हम करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर विच पीपल लव टू हेट। उन्हें लगता है सर ये चैप्टर क्यों दे दिया, सब कुछ अच्छा जा रहा था, फिर पोएट्स एंड पैनकेक्स आ गया, अशोकामित्रन जी ने ये क्यों लिखा है। देखिए गाइस, एक चीज आपको लाइफ के लिए बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसमें न्यू हो इस चैनल पे या फिर आपको स्पीड सीरीज नहीं पता, तो स्पीड सीरीज है सबसे एफिशिएंट, सबसे क्विक एंड द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस बहुत जल्दी में। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ग्रैंडकार्ड को और स्पीड सीरीज से सारे के सारे चैप्टर जरूर पढ़ना, क्योंकि इधर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम में मिलती है। ग्रैंडकार्ड पे क्लास 12 के लिए बहुत सब्जेक्ट्स के बहुत अच्छे लेक्चर मिलेंगे, आपको बहुत बढ़िया टिप्स स्ट्रैटेजी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। खैर, जो मैं आपको लाइफ की बात बता रहा था वो ये है कि नेवर कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एक एप्पल की जो क्वालिटी है, जो एक एप्पल का रेड कलर है, वो एक ऑरेंज के ऑरेंज कलर से नहीं कंपेयर हो सकता। नाउ व्हाई डू आई से दिस? इट्स बिकॉज एवरीथिंग इज यूनिक इन इट्स ओन वे। अगर आप एक चेस प्लेयर को किसी बिजनेसमैन से कंपेयर करोगे, जब उनका प्रोफेशन ही अलग है, और आप बोलोगे बिजनेसमैन बेटर है बिकॉज उस बिजनेसमैन के पास ज्यादा पैसे हैं, तो आप एक इंसान की यूनिकनेस, एक इंसान के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपके लिए सर्टेन क्वालिटीज इंपॉर्टेंट हैं और सर्टेन क्वालिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ही क्लास 12 इंग्लिश में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपको लाइफ लेसन्स देते हैं, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो आपको एक हिस्टोरिकल अकाउंट देते हैं, जिसमें आप काफ़ी सारे चीज़ें सीख लेते हो अपने देश के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। लेकिन सम चैप्टर्स आर देयर जस्ट टू टीच यू हाउ टू रीड, एंड दिस इज वन ऑफ देम। पोएट्स एंड पैनकेक्स में आपको कोई लाइफ लेसन नहीं मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ी कम्युनिज्म की हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको थोड़े इंडिया की डिवर्सिटी के बारे में लिटरेरी वे में पता चलेगा, but for all intents and purposes this is a chapter that is intending to teach you factual reading. तो प्लीज इसमें कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट मत करो जो आप लॉस्ट स्प्रिंग, ऑन द फेस ऑफ इट, द एनिमी टाइप चैप्टर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हो। इफ यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस इन चेक, आई गारंटी दैट इन दिस लेक्चर यू विल लीव एब्सोल्युटली अमेज्ड। आपको लगेगा वाह, ये चैप्टर एक्चुअली अच्छा है, और थैंक्स टू ऋत्विक भैया फ्रॉम ग्रैंडकार्ड मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। My name is Ritvik. I scored 96.25% in class 12 और मैंने रामजस कॉलेज से, which is one of the top colleges in the country, DU नॉर्थ कैंपस में, वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स करी है, और वहाँ पे भी एक्सेप्शनली परफॉर्म करके पिछले हाफ अ डेकेड से ज़्यादा से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। Now with that out of the way, let's begin our chapter Poets and Pancakes of Flamingo by Ashokamitran. The Pancake and National Integration. सबसे पहले कुछ पन्नों में ऑथर, जिनका नाम अशोकामित्रन है, वो डिस्क्राइब करते हैं मेकअप डिपार्टमेंट को। किसकी डिपार्टमेंट? जेमिनाई स्टूडियोज की डिपार्टमेंट। सो जेमिनाई स्टूडियोज क्या है? एक ग्रुप है, एक स्टूडियो है जो आर्ट में डील करता है, जो थिएटर में डील करता है, जो प्लेस कराते हैं, प्लेस में भाग लेते हैं और खुद के भी बनाते हैं। तो एक थिएटर स्टूडियो में क्या क्या होगा? मेकअप तो चाहिए होगा, आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है। जिनको भी नहीं पता, काफ़ी सारा मेकअप होता है। आपको मिरर में एक्सेसिव मेकअप लगेगा, लेकिन जो भी थिएटर में है वो तो आपको पता नहीं 20-30 फीट से पीछे देख रहा है, तो उसको इतना नहीं लगता है। तो ओवरडन मेकअप ही होता है अगर आप अपने आप को मिरर में देखो। उधर राइटर्स चाहिए होंगे, ऑफिस बॉयज़ चाहिए होंगे, जैसे किसी भी कंपनी में चाहिए होते हैं, रोल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये होते हैं। जेमिनाई स्टूडियोज इज अ स्मॉल थिएटर कंपनी. And the makeup material used. The brand name of the makeup material that Gemini Studios used was Pancake. तो Poets and Pancakes एक ऐसा टाइटल है जो समराइज करता है किसको? Gemini Studios की रियलिटी को। वहां पे पोएट्स होते थे जो पैनकेक मेकअप पहनते थे, hence the name Poets and Pancakes. Which they bought in truckloads. Truckloads का क्या मतलब होता है? इतनी ज्यादा क्वांटिटी कि वो एक ट्रक को भर दे, hence the phrase truckloads. जैसे आप लोगों के truckloads of marks आएंगे अगर आप स्पीड सीरीज से पढ़ोगे। The makeup room was located in a building believed to have been Robert Clive's stables and had the look of a hair cutting salon and incandescent lights at all angles around large mirrors. Now this is very important. Robert Clive कौन थे और stables क्या होते हैं? Hair cutting salon का उसका look क्यों था? Incandescent lights क्या होती हैं? ये चीज़ आपको समझ लेनी है because आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव
was somebody very important when we read about the imperial history of our country when the British Empire used to colonize us. ये सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल के and he was known as the Clive of India. स्टेबल्स क्या होते हैं माय डियर चैंपियन? स्टेबल्स होते हैं जहां पे लोग अपने घोड़ों को रखते हैं. सो ये बिल्डिंग जहां पे मेकअप रूम था जेमिनी स्टूडियोज का, इट वाज बिलीव्ड कि एक टाइम पे ये रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल्स होते थे एंड इट हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, आपको पता है बार्बर शॉप, विद इनकैंडेसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड लार्ज मिरर्स. इनकैंडेसेंट लाइट्स क्या होती हैं? बड़ी वार्म लाइट्स होती हैं जो ऐसे आजकल के इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं वैसे नहीं होती. इसके अंदर हीट जनरेट होती है और हीट की वजह से जो ऑरेंजिश टोन आती है, जैसे आपने कभी बॉनफायर देखा होगा लोहड़ी वोड़ी सेलिब्रेट करते हुए, तो वो जो ऑरेंज एम्बर टाइप आता है, सेम प्रिंसिपल पे इनकैंडेसेंट लाइट्स काम करती हैं. तो बहुत पुरानी बात है, तब एलईडी यूसेज इतनी होती नहीं थी. जो मेकअप रूम था वो हेयर कटिंग सैलून जैसा क्यों लगता था? बिकॉज बहुत बड़े बड़े वहां पे मिरर्स होते थे और लाइटिंग ऐसी थी. नाउ मेकअप रूम में भी भाई वही काम हो रहा है जो हेयर कटिंग सैलून में हो रहा है. लोगों को अपने आप को देखना पड़ता है और जो बार्बर या मेकअप आर्टिस्ट है उसे भी अपने क्लाइंट को देखना पड़ता है. सो दैट इज द रीजन दैट अशोका मित्रन सेज कि इट लुक्स लाइक अ हेयर कटिंग सैलून, बिकॉज अशोका मित्रन इज नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद हाउ मेकअप इज डन. उसे तो वो नॉर्मली क्या लगेगा? हेयर कटिंग सैलून ही लगेगा. ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड. This setup created a fiery misery for getting their makeup done, for those getting their makeup done. तो यहां पे अशोका मित्रन कहते हैं कि ये जो सेटअप था ये इतना ऑरेंज था, इतना एम्बर था, ऐसा लगता था लोग एक आग टाइप सेटिंग में है. एंड इन जनरल क्या होता है, जब लाइटिंग कम होती है, कई लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन इन जनरल इट लुक लाइक अ वेरी मिजरेबल स्पेस. इतना कुछ इंस्पायरिंग नहीं था उधर. इट लुक लाइक अ रेगुलर हेयर कटिंग सैलून. एंड एनीबडी जो मेकअप कराने आ रहा है, दे प्रोबेबली वांट टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स एंड दैट पर्पस इज नॉट बीइंग अचीव्ड हियर. The makeup department was an example of national integration. तो Poets and Pancakes obviously एक ऐसे टाइम की कहानी है जहां पे इंडिया रिसेंटली फ्री हुई है. So questions of national integration are still fresh in people's minds. आपको पता होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जब इंडिया क्रिएट होती है एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन, तो कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अ लॉट ऑफ अदर फिगर्स, वो प्रिंसली स्टेट 565 होते हैं, उनको इंटीग्रेट करके एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं. फर्क नहीं पड़ता कि आप मद्रास से हो, आप बॉम्बे से हो, बैंगलोर से हो, दिल्ली से हो, कानपुर से हो, इट डजंट मैटर बिकॉज नाउ वी आर ऑल इंडियंस हु लिव इन बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई, दिल्ली. ऑल राइट. As it was a team of people from various states and communities. So ये आपको 2 मार्कर पूछा जाता है कि why is it described as an example of national integration? Because यहाँ पे लोग बहुत अलग अलग states और communities से थे, including a Bengali, a Maharashtrian, a Dharwar Kannadiga, and an Andhra, and a Madras Indian Christian, Madrasi Indian Christian, and Anglo-Burmese, मतलब एक इंसान जिसमें यूरोपियन जीन्स भी हैं, एशियन जीन्स भी हैं, एंड लोकल तमिल्स. तो ये सारी चीज़ें आपको रोट लर्न करनी है. ऐसा का ऐसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा. तो पोएट्स एंड पैनकेक्स और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे सम लेवल ऑफ रोट लर्निंग इज रिक्वायर्ड, because almost all of the questions that are asked from these chapters are detail oriented. So this is an example of that. ये जो diverse group था, it would transform any decent looking person into a hideous crimson hued monster. Crimson hued का क्या मतलब है? Hue होता है, मतलब बेसिकली आप मान लो, थोड़ा टेक्निकली मैं जा सकता हूं बट मैं आपको कहना चाहता हूं, एक लाइट सा शेड मान लीजिए. जो भी ग्राफिक डिजाइनर है उन्हें ह्यू व्यू पता होगा, ठीक है. उनका कहना था कि ये लोग इतना ज्यादा मेकअप थोपते थे एक इंसान के चेहरे के ऊपर कि अगर कोई नॉर्मल लुकिंग इंसान भी आ जाता जो डिसेंट लगता है, कोई स्पेक्टेकुलर भी नहीं है, लेकिन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस अबव एवरेज दिखता है, अच्छा दिखता है, मतलब बुरा नहीं दिखता, वो एक ऐसे इंसान को भी एक हिडियस मतलब बहुत ज्यादा अगली क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर बना देंगे. आपने देखा होगा कि अगर हम फिक्शनल डिपिक्शंस देखें तो ग्रीन मॉन्स्टर्स होते हैं, रेड मॉन्स्टर्स होते हैं, बड़े ब्राइट कलर्स के मॉन्स्टर्स होते हैं. ह्यूमन बीइंग्स डोंट लुक लाइक दैट. लेकिन मेकअप में एक चीज यूज होती है, ब्लश. ठीक है, मेकअप में एक पार्ट होता है ब्लश. बेसिकली जब हम हंसते हैं काफ़ी ज़्यादा तो हमारे चीक्स रोजी हो जाते हैं, उसी को एम्यूलेट करने के लिए ब्लश यूज़ होती है. सो वो लोग इतना ज़्यादा ब्लश थोप देते थे, उसका कलर ऑब्वियसली पिंकिश रेड होगा, इतना ज़्यादा वो डाल देते थे कि एक इंसान एक ऐसा मॉन्स्टर लगता था जिसकी क्रिम्सन ह्यू हो. ये भी आपसे पूछा जा सकता है एंड थैंक्स टू ग्रैंड अकैड आपके पास उसका आंसर अभी से ही है. नाउ ये डाइवर्स तो थी माय डियर चैंपियंस, लेकिन यहां पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की थी. हायरार्की का क्या मतलब होता है? जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर, क्लास टीचर,
सुपरवाइजर, एकेडमिक सुपरवाइजर, प्रिंसिपल उसके ऊपर, स्कूल मैनेजमेंट उसके ऊपर, स्कूल ओनर, वेंचर कैपिटल, पता नहीं कुछ भी लगा लो, डिपेंड्स ऑन हाउ अ स्कूल इज रन, ठीक है। ये हायरार्की है। यू आर क्लियरली एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो इंसान लोएस्ट लेवल पे है, जो एक ऑफिस का काम करता है बेसिक सा, चाय वाय बनाने का, फिर एक इंसान आता है जो पेपर का काम करता है, एक इंसान आता है जो बिजनेस डिसीजंस मेक करता है, एक इंसान आता है जो उसे मैनेज करता है, एक इंसान आता है जो सीईओ होता है, सीईओ से ऊपर फाउंडर होता है, फाउंडर से ऊपर भी चीजें हो जाती हैं, इन्वेस्टर, आपको जो मानना है मान लो। सो एवरीथिंग फंक्शंस इन अ हायरार्की, कोई किसी से ऊपर होता है। On the positive side, Gemini Studios was a space जहाँ पे बहुत ज़्यादा diversity थी, but perhaps on the negative side, depends on how you want to perceive it or understand it, यहाँ पे हायरार्की भी बहुत थी। लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था कि तू किसी से नीचे और कोई तेरे से ऊपर है। A strict hierarchy was maintained in the makeup department, where the office boy's job was to put makeup on the crowd players. मेकअप डिपार्टमेंट में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की थी विच डिटरमिन हु अप्लाइड मेकअप टू हुम। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए स्कूल के और एक कॉर्पोरेट सेटअप के, वो हायरार्की किस लिए होती है? टू बेसिकली डिनोट कि किस लेवल के डिसीजंस कौन ले सकता है। आपका क्लास टीचर आपको नंबर दे सकता है एक एग्जाम में, लेकिन आपके क्लास टीचर आपको ये नहीं बोल सकते, मतलब उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी मोस्ट स्कूल्स में कि भाई तू साइंस छोड़ के कोई दूसरी स्ट्रीम ले ले। लेकिन प्रिंसिपल ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली यू नो देयर आर फॉर्मल प्रोसीजर्स, बट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। एक कंपनी में जो एक इंसान, लेट्स से एक रेस्टोरेंट में कुक है, वो ये नहीं बता सकता कि कंपनी की रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं और मैं एक डिसीजन ले रहा हूं जिससे कंपनी की रेवेन्यू बढ़ जाए। सेपरेट थिंग्स एंड सेपरेट लेवल ऑफ डिसीजंस, राइट। यहां पे डिसीजन बेस्ड की हायरार्की है, यहां पे क्या हायरार्की है कि कौन सा इंसान किसको मेकअप लगाएगा। लगा मेकअप सब रहे हैं, बट इसमें हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर वाला इंसान लीड एक्टर को, नीचे वाला इंसान किसी और को, ठीक है। द चीफ मेकअप मैन, मतलब जो सबसे फोरमोस्ट मेकअप आर्टिस्ट था, वो मेन एक्टर्स द शाहरुख खान एंड द काजोल्स पे लगाता था। जो उसका सीनियर असिस्टेंट था वो सेकंड हीरोइन पे लगाता था, बेसिकली जो सपोर्टिंग रोल्स होते हैं। एंड द जूनियर असिस्टेंट ऑन द कॉमेडियन। तो यहां पे बोला जाता है कि हर एक प्ले में मेन एक्टर्स होते हैं जिनको हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, सपोर्टिंग रोल्स में होते हैं, ठीक है। जैसे ओपनहाइमर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो गया और मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? वो किलियन मर्फी, ठीक है। और यहाँ पे फिर कॉमेडियन टाइप रोल्स हो जाते हैं जिनका कैमियो वैमियो टाइप रोल होता है फॉर ह्यूमर। तो ये कौन लगाता था? जूनियर असिस्टेंट। While the office boy was responsible for the crowd players. My dear champions, यहाँ पे आपको समझना है players क्या होते हैं। Players is basically an informal term used for actors in theater. केरोडीमल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी थिएटर सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है उसका नाम प्लेयर्स है, ठीक है। प्लेयर्स बेसिकली एक्टर्स होते हैं। तो ऑफिस बॉय क्राउड प्लेयर्स का मेकअप करता था। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं आपको कायदे से कह सकता हूं आई हैव नेवर हर्ड अ टीचर एक्सप्लेन दिस, प्रोबेबली बिकॉज उन्हें खुद समझ नहीं आया, ठीक है। क्राउड प्लेयर्स का मतलब क्या है? जो लोग क्राउड में बैठ के एक्टर्स हैं। यस, इट कैन बी। इसके दो इंटरप्रिटेशन हैं। एक इंटरप्रिटेशन तो है कि वो ऐसे प्लेस लिखते थे जहां पे स्टेज पे ही आपको कोई क्राउड बनानी होती थी, जैसे इफ यू वर क्रिएटिंग अ प्ले विद इन अ प्ले फॉर एग्जांपल। ये फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है कि दे वांटेड अ लाइव रिएक्शन फ्रॉम अ क्राउड जो स्टेज पे होती थी, वो कंट्रोल्ड क्राउड थी और एक्चुअल क्राउड जो देख रही है वो ऑब्वियसली सामने है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन है कि जेमिनी स्टूडियोज के जो प्लेज होते थे वो इतने भरते नहीं थे, लोग इतना देखने आते नहीं थे, दे वर नॉट अ वेरी बूमिंग प्ले कंपनी। सो उन्होंने एक्चुअली एक्टर्स को एम्प्लॉय किया हुआ था जो बैठ के प्ले देखते थे और प्रिटेंड करते थे कि वो क्राउड में है। तो ये दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एज विद लिटरेचर, यू नेवर नो द इंटेंशन ऑफ द राइटर, यू ओनली हैव लिटिल डिटेल्स टू गो विद। सो कमेंट्स में बताइए विच इंटरप्रिटेशन मेक्स मोर सेंस टू यू। ऑथर मेंशन करते हैं कि जो ऑफिस बॉय था वो एक्चुअली कोई बॉय नहीं था, ही वॉज अ मैन, अ ग्रोन मैन इन हिज अर्ली 40s। तो यहां पे एक एनसीईआरटी में भी रिमार्क है, यस इवन जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। इसका मतलब है कि इतनी छोटी कंपनी के पास भी ऑफिस बॉय था। सो दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी ज्यादा सेंस मेक करती है इधर। तो यहां का जो ऑफिस बॉय था वो कोई लड़का नहीं था, वो एक फुल ग्रोन मैन था। उसने जेमिनी स्टूडियोज को ज्वाइन करा था बहुत साल पहले विद द एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिसिस्ट। बेसिकली ये एक इंसान था, क्रिएटिव इंसान। इसने कहा आप मुझसे कुछ भी करा लो, मैं बस
एक सीनियर वेल नामक पोजीशन में एंड अप होना चाहता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सीईओ बनूं किसी भी कंपनी का, मुझे बस सीईओ बनना है। सीईओ नहीं तो सीएमओ सही, सीएमओ नहीं तो सीएफओ सही, मेरे को तो बस एक कंपनी का मालिक बनना है इन सम वे शेप और फॉर्म। तो मैं कहता था मुझे एक्टर बना देना, टॉप स्क्रीन राइटर बना देना, करण जौहर बना देना, शाहरुख खान बना देना, या फिर मोहित चौहान बना देना, अरिजीत सिंह बना देना, बस बना देना कुछ। लेकिन एज वी नो उसका ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, तो वो वहां पे बस एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता है। The author, Ashoka Mitran, who worked in a cubicle cutting newspaper clippings, was subjected to the office boy's long lectures about how his own great literary talent was being allowed to go waste in a department only for barbers and perverts. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अशोका मित्रन जी का काम क्या होता था जेमिनी स्टूडियोज में। वो कोई एज सच आर्टिस्टिक काम नहीं करते थे, उनकी एक डेस्क जॉब होती थी। क्यूबिकल कटिंग का मतलब यही है यहाँ पे, क्यूबिकल का मतलब होता है एक छोटा सा डेस्क जहाँ पे लोग, आपने देखा होगा, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को काटता था, जहां पे भी जेमिनी स्टूडियोज का फीचर होता था। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काम था उनका। और हाँ, ये जो ऑफिस बॉय है, ही हैड अ पैशन फॉर पोएट्री, ये भी चीज याद रखना। तो जब ये ऐसा काम कर रहे होते थे, मोस्ट लोग इन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, बिकॉज पीपल थिंक ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। बेसिकली कई ऐसे काम होते हैं जो बहुत बहुत आपको मतलब मैकेनिकल से लगेंगे। जैसे अगर कोई इंसान बैठ के एक कोर्ट में टाइप कर रहा है, ठीक है, ऑफ द प्रोसीडिंग्स, तो आप बोले काम ही क्या कर रहा है। भाई आई कैन टेल यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो काम है। भाई आई कैन टेल यू कितना ज़्यादा टाइपिंग स्पीड लगती है वो जॉब लेने के लिए, कितना ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है टू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी केस दैट देयर इज इन द कंट्री और द वर्ल्ड। तो ये छोटे छोटे टास्क जो आपको मतलब ऐसे ही लगते हैं कि कोई काम थोड़ी होता है ये, भाई इन्हीं छोटी छोटी कामों पे दुनिया चलती है। आप इन्हें रिमूव कर दीजिए, फिर कोई काम नहीं होगा। एवरीथिंग इज बिल्ट अपॉन वन अनदर, और काम में भी हायरार्की होती है। एनी डिसरप्शन इन द हायरार्की मींस द एंटायर पिलर ऑफ हायरार्की फॉल्स। तो जब वो ऐसा काम कर रहा होता था, ऑफिस बॉय को लगता था ये क्या काम है, तो वो आके उसे लॉन्ग लेक्चर्स देता था कि भाई देख, मेरे अंदर ना ग्रेट लिटरेरी टैलेंट है, मैं चाहता तो एक्टर बन जाता, राइटर बन जाता, लिरिसिस्ट बन जाता, लेकिन यार मेरा ये जो टैलेंट है ना, जेमिनी स्टूडियोज ने पूरा वेस्ट कर दिया है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ बार्बर्स के लिए बनी है, परवर्ट्स के लिए बनी है। यहां पे वो बोलते हैं यहां पे बस घिसके हुए लोग ही हैं, यहां पे सिर्फ बार्बर चल सकते हैं, मतलब पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद देयर लुक्स, पीपल हु कैन ऑल्टर लुक्स, मेकअप आर्टिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्हें थिएट्रिकल टैलेंट, लिटरेरी टैलेंट से कुछ लेना देना नहीं है। इनको बस यही लेना देना है कि लोग स्टेज पे कैसे लग रहे हैं। दिस फ्रस्ट्रेशन मेड द ऑथर प्रे for crowd shooting days, as it was the only thing that could save him from the office boys constant monologues. तो अशोका मित्रन जी हर दिन बॉदर होते थे थैंक्स टू आवर ऑफिस बॉय, और वो सोचते थे यार कब जेमिनी स्टूडियोज जाके एक क्राउड को प्ले दिखाएगा और हम उसको टेप करेंगे, क्योंकि तब हम फील्ड पे काम कर रहे होंगे, ऑफिस में नहीं होंगे। दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव मी फ्रॉम द ऑफिस बॉयज कॉन्स्टेंट मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स का क्या मतलब है? जब एक इंसान खुद की ही बात करता रहता है, बोलता रहता है, एंड देयर इज नो डायलॉग। मोनो का मतलब सिंगुलर होता है, डायलॉग में से जो डाय होता है उसका मतलब होता है डुअल, दो लोगों के बीच में। सो मोनोलॉग का मतलब है जो इंसान एक स्पीच दिया जा रहा है ना, उसकी इंटेंशन है कि हमारा अशोका मित्रन जी उसकी बातें सुने, लेकिन वो ऑब्वियसली सुन नहीं रहे हैं, एंड नाइदर डज द ऑफिस बॉय वांट हिम टू से एनीथिंग। अब आ जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, द कैरेक्टर ऑफ कोठामंगलम सब्बू। गाइस इससे बहुत सवाल आते हैं, बहुत फनी कैरेक्टर है कोठामंगलम सब्बू, एंड आई एम श्योर जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं आप रियलाइज कर रहे हो कि इस चैप्टर में एज सच कुछ है नहीं, हमने ऐसी हवा बना लिया था, बिकॉज मैं तो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सब समझ आ रहा होगा। आपको समझ आ रहा है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। The author introduces Kottamangalam Subbu, who is perceived by the office boy as the reason for his woes. Woes का मतलब problem. ऑफिस बॉय डायरेक्टेड ऑल हिज एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन जब वो मोनोलॉग्स दे रहा होता था, या फिर जनरली लोगों के अंदर रिग्रेट्स होती हैं, पेंट अप इमोशंस होते हैं, एक सबकॉन्शियस लेवल पे डायरेक्ट्स देयर वर्ल्ड व्यू। जैसे अगर किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप में धोखा हुआ है, उसके बेस्ट फ्रेंड ऑफ 10 ईयर्स ने उसके साथ धोखा कर दिया या धोखा दे दिया, तो जब वो नेक्स्ट फ्रेंड्स बनाएगा तो उसके अंदर एक सर्टन सेंस ऑफ हेजिटेंस होगी कि भाई लोग तो मुझे यही करेंगे, तो वो कभी इतना ओपन अप नहीं हो पाएगा। और कभी कभार जब आप लोग उससे बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे होगे तो वो थोड़े बैरियर्स क्रिएट कर देगा, ही विल पुट अप अ वॉल एंड फ्रस्ट्रेशन विल शो। सिमिलर वे में एवरीबडी हैज दीज थिंग्स, वी आर ऑल ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे। जो सारा पेंट अप एंगर और फ्रस्ट्रेशन था ऑफिस बॉय के अंदर, वो कोठामंगलम सुब्बू के टुवर्ड्स डायरेक्ट होता था। दिस डजंट मीन कि कोठामंगलम सुब्बू की वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी डिस्पाइट ऑल हिज टैलेंट्स, द ऑफिस बॉय। लेकिन क्या होता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू ब्लेम समथिंग ऑन समथिंग। कुछ भी रॉन्ग है, किसी इंसान को किसी चीज को ब्लेम कर दो, कभी भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम लोग लेते हैं।
who was number 2 at the Gemini Studios. नंबर 2 का क्या मतलब है? मतलब द टॉप मैन, उसके एकदम बाद, मतलब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ Gemini Studios है कोठामंगलम सुब्बू. Unlike the office boy, Subbu was born a Brahmin. ठीक है, तो अब हमें पता चलता है कि वो ब्राह्मण पैदा हुए थे और इसकी रेलेवेंस क्या है? Which gave him exposure to more affluent situations. मतलब क्या होता है? There is a relationship between being upper caste and being upper income. मतलब कि as certain castes and certain sections of society have had disproportionate access to higher education, you come from a lineage जहाँ पे education impart होती रहती है, which is not true for groups which come from, for example, lower caste, so called lower caste. ठीक है, अगर कास्ट सिस्टम की हम बात करें या फिर अगर हम विमेन की बात करें, काफ़ी सालों तक तो उन्हें एजुकेशन अलाउड ही नहीं थी. रिलीजियस नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज उनको फॉरबिडन थी, जिसकी वजह से वो जनरेशन टू जनरेशन पास थ्रू नहीं हो पाई. अब तो ऑब्वियसली होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये उस टाइम की बात है जब ये कॉमन नहीं था. So he was born a Brahmin, which gave him exposure to more affluent situations. He used to talk to richer people. He was involved in higher art, blah, blah, blah. Subbu was a many-sided genius with a strong sense of loyalty to his boss, S.S. Vasan. Many-sided genius का क्या मतलब होता है? Genius का तो आपको मतलब पता है. Many-sided का मतलब होता है, all-sided, many-sided का मतलब होता है मल्टीफैसेटेड. मतलब इस इंसान के पास बहुत सारे टैलेंट्स थे. अच्छा एक्टर था, अच्छा लिरिसिस्ट था, अच्छा पोएट था, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सारी चीजें ऑफिस बॉय भी क्लेम करता था कि वो है. सो नाउ यू सी व्हाई द ऑफिस बॉय इज सो जेलस और इज डायरेक्टिंग ऑल ऑफ हिज एंगर एंड प्रॉब्लम्स एट कोठामंगलम सुब्बू. और अब हमें पता चलता है कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी है कि मैं तो इनका नंबर 2 हूं. किसका? एस.एस. वसन का. तो अब हमें पता चलता है नंबर 1 कौन थे जेमिनी स्टूडियोज के? वसन जी थे. और उनके डायरेक्टली बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वाज कोठामंगलम सुब्बू. कोठामंगलम सुब्बू की डिस्क्रिप्शन होती है एज बीइंग टेलर मेड फॉर फिल्म्स. जैसे जब आप टेलर को कपड़े देते हो और आप बोलते हो मेरे साइज में सूट बना दे भाई, मेरे को टाई ऐसे पहननी है, मेरे को ऐसे कोट पहनना है, और वो बिल्कुल आपको शेप करके मिलता है. टेलर मेड का मतलब होता है कस्टम मेड. तो कोठामंगलम सुब्बू इतना ज्यादा फिट था फिल्म्स के लिए कि ऐसा लगता था वो टेलर मेड है इस काम के लिए. बिकॉज ही कुड बी इंस्पायर्ड ऑन कमांड, coming up with multiple creative solutions for a single scene. Tailor made for films क्यों बोला जाता है? Because क्या होता है, as a creative person myself, I make music, I write poetry, I write fiction, I do lots of things, right? Even teaching I find to be a very creative activity. Running a business, running a channel, everything is a creative activity. So as a creative person, I can tell you we're very dependent on inspiration. We're very bad with discipline. Not all creative people, but a lot of creative people very bad with discipline. उनको लगता है जब मेरे पास इंस्पिरेशन आएगी तभी जाके मैं कुछ क्रिएटिव अच्छा काम कर पाऊंगा, और जब मैं अनइंस्पायर्ड हूं तब मेरे अंदर से काम नहीं निकलेगा. दिस वॉज नॉट ट्रू ऑफ कोठामंगलम सुब्बू. ही कुड बी इंस्पायर्ड ऑन कमांड. मतलब जब एस.एस. वसन जी उसे बोलते थे क्विक हमें प्ले लिखना है, कम अप विद अ सीन, इंस्टेंटली उसके अंदर आइडियाज आ जाते थे, इंस्पिरेशन जाग जाती थी. ही केम अप विद मल्टीपल क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर अ सिंगल सीन. इसमें कौन से कैरेक्टर्स होना चाहिए, क्या आउटफिट होना चाहिए, इन कैरेक्टर्स की हम रिलेशनशिप कैसे दिखाएं, कॉन्फ्लिक्ट कैसे बिल्ड करें. बेसिकली फिक्शन में या थिएटर में जब भी आप लिखते हो एज अ स्क्रीन राइटर और अ फिक्शन राइटर, every scene is important and every scene must have specific things. Entry points, exit point, conflict, resolution, सारी चीजें, मतलब very technical if you ever study creative writing. The author notes that Subbu was the one who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years. Golden years मतलब जब वो successful बहुत ज़्यादा थे. उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियोज के सक्सेस में एक मेजर कंट्रीब्यूटर था कोठामंगलम सुब्बू, जो डायरेक्शन देता था और डेफिनेशन देता था जेमिनी स्टूडियोज की. डायरेक्शन और डेफिनेशन का मतलब है डायरेक्शन इन द सेंस कि हमें क्या करना है, कब करना है, और डेफिनेशन का मतलब है कैसे करना है. Subbu was also a poet, just like the office boy, who wrote for the masses. तो masses का मतलब होता है कॉमन लोग, the larger population at large. You can be a poet जो ऐसी पोएट्री लिखता है जो सिर्फ कुछ लोग समझ पाएंगे जो खुद पोएट्री लिखते हैं. Because if you write something that's very complex, or if I teach you in a way जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी ऐसे यूज़ कर रहा हूँ जो 12वीं स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पता होंगे, then I am teaching to other English teachers. खैर उनको भी नहीं समझ आएगी. But if I teach in a way where I simplify everything, you guys will understand it, the masses will understand it. Similarly, high art क्या होता है? ऐसा आर्ट जो कॉमन इंसान, जो कंज्यूमर है, वो समझ ही ना पाए. ये it only has to be understood or can be understood by fellow artists. So नॉवल राइटिंग, म्यूजिक, इन सब चीजों में पॉप क्या होता है? पॉपुलर. इट इज मेड सो दैट द कॉमन पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड एंजॉय इट.
तो ये ऐसा इंसान था। अ स्प्रॉलिंग नॉवल, एक टाइम पे आप पोएट्री ऐसी लिख रहे हो जो कोई भी समझ ले। स्प्रॉलिंग नॉवल का मतलब होता है बहुत लंबी नॉवल जो मोस्ट लोग रीड नहीं करेंगे। एंड एन अमेजिंग एक्टर इन सब्सिडियरी रोल्स, अमेजिंग एक्टर भी था, ऐसी पोएट्री लिखता था जो मासेस समझ पाए, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ऐसी नॉवेल्स लिख पाता था जो लोग बिल्कुल भी पढ़ना ना चाहें, विच वॉज अ स्प्रॉलिंग नॉवल। सब्सिडियरी रोल इंपॉर्टेंट है आपका समझना। सब्सिडियरी का मतलब यहां पे आप समझ लो सेकेंडरी रोल, जैसे वो सपोर्टिंग एक्ट्स होते हैं। हिज जेनरोसिटी वॉज वेल नोन, मतलब कि वो लोगों को देता था, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था। ही वॉज जेनरस विद हिज टाइम, मनी एंड अटेंशन, एंड हिज हाउस वॉज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर मेनी रिलेटिव्स एंड अक्वेंटेंसेस, येट ही हैड एनिमीज। तो ये इंसान बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा था, काइंड था। यहाँ पे जो उसका परमानेंट घर था वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे, और अक्वेंटेंसेस मतलब जो लोग आपके दोस्त भी नहीं है, आप सिर्फ उनको जानते हो, यू आर नॉट वेरी क्लोज टू देम, वो उन्हें भी शेल्टर दे देता था। बिकॉज उस टाइम ऑब्वियसली एज द सेम केसेस टुडे मेनी पीपल डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन, एंड मे बी इसका हाउस इतना अच्छा है कि जिनके पास घर भी है वो भी इसके घर में रुकना चाहते हैं रेंट फ्री, ठीक है। तो वो बहुत काइंड था, वो ये करने देता था उन्हें। इतना अच्छा होने के बावजूद आई वुड से ही स्टिल हैड एनिमीज। आई वुड से नहीं, ये तो चैप्टर ही हमें बताता है, इसके भी एनिमीज थे, इससे भी लोग चिढ़ते थे। एंड एज हैपेंस विद यू नो द वर्ल्ड एट लार्ज, people do take advantage of kindness, so it is important to have boundaries and not just be kind for the sake of being kind all the time, especially when it comes to these things. अब मेकअप डिपार्टमेंट छोड़ो, हम स्टोरी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। ऑब्वियसली वहां पे कौन होंगे, राइटर्स और पोएट्स होंगे, और उसके पास एक होगा लीगल एडवाइजर हुज एक्शंस ब्रॉट अ ब्रिलियंट एक्टिंग करियर टू एन एंड। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुन लो। लीगल एडवाइजर जो खुद एक स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था। स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर एक लीगल एडवाइजर क्यों होगा, एक लॉयर क्यों होगा? क्योंकि भाई कभी कभार आप आर्ट में ऐसी चीजें लिख देते हो जो बहुत ज्यादा हवा क्रिएट कर सकती हैं, तो उसको चेक में रखने के लिए was often referred to as the opposite of his title, because भाई आप लॉयर को इमेजिन करो, काला कोट, लंबा सा टाई, व्हाइट शर्ट, वेरी फॉर्मल, वेरी मतलब चार्मिंग ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये पैंट पहनता था, टाई पहनता था नॉर्मल वाली, और ऐसा कोट पहनता था जो ऐसा लगे कोट ऑफ मेल, स्टैंडिंग आउट इन अ क्राउड ऑफ खादी क्लैड गांधीइट्स। कोट ऑफ मेल का क्या मतलब है? बेसिकली चेन मेल आर्मर, चेन मेल आर्मर, यस, एन आर्मर मेड आउट ऑफ चेन मेल, जो एक मटेरियल है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से कि ऐसा लगता था कि ये इंसान लॉयर कम और एक सिपाही है बहुत पुराने टाइम्स का। चेन मेल आर्मर बहुत पहले यूज होता था बैटल्स में, बेसिकली जब स्वॉर्ड वॉर्ड से फाइटिंग होती थी, तो ऐसा लगता था ये इंसान लॉयर नहीं, ये कोई वाइकिंग आ गया है। स्टैंडिंग आउट इन अ क्राउड ऑफ खादी क्लैड गांधीइट। सो बेसिकली अब हमें पता चलता है दैट जेमिनाई स्टूडियोज की स्टोरी डिपार्टमेंट वाज गांधीयन इन नेचर, दे वर इंस्पायर्ड एंड बिलीव्ड इन गांधी जीज फिलोसफीज। तो वो खादी पहनते थे, एज यू नो गांधी जी प्रपोज्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच दे आर फॉलोइंग। लेकिन what I want you to follow as well is going to be my guidance that you'll find in the Grand Acad Pro Max English course. इस कोर्स में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो इंग्लिश में आपको टॉप मारने के लिए चाहिए। सबसे बढ़िया क्लास 12 इंग्लिश नोट, सबसे बढ़िया माइंड मैप्स जो मैंने खुद बनाए हैं। सारे के सारे प्रो मैक्स मेंबर्स कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया नोट्स और सबसे बढ़िया माइंड मैप्स हैं। 8 घंटे में आपका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से पूरा का पूरा कोर्स करवा दूंगा। इस कोर्स में बहुत सारी चीजें दूंगा आपको, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, ये सब कुछ मिलने वाला है। आंसर राइटिंग पे मास्टर गाइडेंस वीडियोस और लाइव वर्कशॉप्स मिलने वाली है आपको। इसमें तीनों सेक्शंस की गाइडेंस मिलेगी, लिटरेचर भी है यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, राइटिंग भी है। 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ। आपको पता है कि मुझे पता है क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप लेक्चर में ही देख लेते हो। स्पीड सीरीज अगर आपको पसंद है ना, इस कोर्स की लेक्चर्स तो आप जब देखोगे आप बोलोगे वाह, स्पीड सीरीज से भी इतने अच्छे हो सकते हैं। स्पीड सीरीज ही इतनी अच्छी थी, लेकिन ऋत्विक भैया ने हमें दिखा दिया है वो क्या क्या कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है और बहुत कुछ चीजें मिलने वाली हैं। अभी अभी हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, जॉइन द प्रो मैक्स कोर्स। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और एंजॉय करना अपने इंग्लिश में इजीनेस और इंक्रीज्ड मार्क्स अगर आप मेहनत करते हो इस कोर्स के साथ, मेरी गाइडेंस के साथ। पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन अभी के अभी चेकआउट कर लो। अब बात करते हैं एक बड़ी फनी इंसिडेंट की जिससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, लीगल एडवाइजर का ब्लंडर। एन एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल एक्ट्रेस, मतलब एक इंसान जिसका शॉर्ट टेम्पर था, जो बहुत जल्दी अपने मूड चेंज कर जाते थे, बहुत जल्दी जल्दी उसका मूड बदलता था और वो एंग्री हो जाती थी। Once blew over on the sets, मतलब एक बार वो सेट पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गई। While others were stunned, चौकन्ने हो गए, शॉक हो गए। The lawyer, legal advisor, in a moment of cold logic. Cold logic का क्या मतलब होता है? सिर्फ रीजन लगाना,
आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि भाई एक इंसान इमोशनल है तो मुझे भी थोड़ा इमोशनली उससे डील करना चाहिए, बस कोल्ड लॉजिक लगा लेते हैं, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है आपके लॉजिक में। क्वाइटली रिकॉर्डेड हर टायरेड, मतलब उसने पूरी चीज को एकदम रिकॉर्ड कर लिया एंड ही प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग एंड द एक्ट्रेस, जो एक लड़की थी फ्रॉम द कंट्री साइड, जो सिटी की नहीं थी, हु हैड बीन कैटापल्टेड इनटू अ पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब कि उसका बहुत शार्प राइज था उसके एक्टिंग करियर में, एकदम वो कैटापल्ट मतलब एकदम वो लॉन्च हो जाती है अपने करियर में, was struck dumb by the sound of her own voice, because अभी तक उसका इमोशनल टैंट्रम चल रहा था, she was not aware of what she was doing, but जब आप किसी को ऐसे रिकॉर्ड करके वो दिखा दोगे कि वो इंसान कैसे चीख रहे हैं तो वो एकदम डम स्ट्रक हो जाएंगे, they will realize what they are doing and behaving as. She never recovered from the terror she felt that day and her brief and brilliant career came to an end. Basically लॉयर के कोल्ड लॉजिक की वजह से she became hyper aware of her actions, उसका जो टेम्परामेंटल बिहेवियर था उससे वो इतना एम्बैरेस हो गई, शी फेल्ट सो स्केयर्ड कि ये पता नहीं किसको दिखा देगा, किस डायरेक्टर को दिखा देगा, कैसे मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन अपॉर्चुनिटी खत्म होने की बात तो छोड़ो, वो रिकॉर्डिंग देख के उसने खुद का ही अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी, बिकॉज शी फेल्ट सच ग्रेट अमाउंट्स ऑफ टेरर। उसका जो ब्रीफ और ब्रिलियंट करियर था इट केम टू एन एंड बिकॉज शायद उसके अंदर इतनी शेम भर गई कि शी नेवर ट्राई टू एक्ट अगेन। दिस शोज अस टू प्लीज 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 नॉट ऑलवेज ऑपरेट फ्रॉम कोल्ड लॉजिक। कभी कभार इंसानों को इंसानों की तरह देखो, आप भी परफेक्ट नहीं हो, दूसरों में परफेक्शन कभी एक्सपेक्ट मत करना। अब बात करते हैं कम्युनिज्म एंड द एमआरए, ऐसी चीज जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली ये चैप्टर का टुवर्ड्स द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। स्टूडियो में आते हैं कौन? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, अ काउंटर मूवमेंट टू कम्युनिज्म। अगर आपको कम्युनिज्म के बारे में नहीं पता, बेसिकली वर्ल्ड वॉर II के बाद टू मेजर वर्ल्ड व्यूज एंड वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी एस्टैब्लिश हो गई। एक था कैपिटलिज्म, दूसरा था कम्युनिज्म। ठीक है, उस टाइम पे और आज भी कैपिटलिज्म का मेन एग्जांपल और प्रोपोनेंट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उस टाइम कम्युनिज्म का मेन प्रोपोनेंट थे यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन। ठीक है, अब कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है कि लोगों को अपना कीप अर्न करना चाहिए, एक फ्री मार्केट होगी, ट्रेड फ्री होगी, लोग एक दूसरे से चीजें ले पाएंगे, गवर्नमेंट कम से कम या फिर कुछ भी नहीं इन एक्सट्रीम केसेस कंट्रोल करेगी, एग्रीकल्चर ये सारी चीजें प्राइवेट ओनरशिप में एग्जिस्ट करेंगी। तो इट्स अ फ्री सिस्टम इन विच मनी इज द मेन फोकस, ट्रेड इज द मेन फोकस। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म या तो होता है स्टेट की ओनरशिप या तो पीपल की ओनरशिप, इन द सेंस कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें कलेक्टिव ओनरशिप की होगी। जैसे अभी भी आप देखो पार्क्स, कोई इंसान कह सकते हैं मेरा पार्क है, नहीं, इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी। वैसे ही एक कम्युनिज्म यही है एट अ वेरी लार्ज स्केल, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल और बिलोंग्स टू द पीपल और द स्टेट। ये सिंपलिस्टिक डेफिनेशन है, ऑब्वियसली निटी-ग्रिटीज हैं, ये बहुत सिंपलिस्टिक है, याद रखना। चाहते हैं कि सोसाइटी क्लासलेस हो, और कम्युनिज्म जैसे जैसे यूएसएसआर बढ़ रहा था, आपको पता होगा जिन्होंने अभी पॉल साइंस पढ़ी है, ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, वैसे वैसे प्रोमिनेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कम्युनिज्म की। बिकॉज क्या कर रहे थे यूएसए और यूएसएसआर? अपनी आइडियोलॉजीज, अपने ही स्टेट्स जो उनके एलाइज थे वो एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, सो कम्युनिज्म दुनिया में फैल रहा था and India was becoming close to USSR even though we maintained non-alignment। मतलब हम जब कोल्ड वॉर था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, हमारी फॉर्मल जो पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट की थी, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेज वी डिड टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर। हमारी उनके साथ 20 ईयर की भी एक रिलेशनशिप डील थी विच आई थिंक वाज साइंड 1971। तो ये काउंटर मूवमेंट थी टू द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। जेमिनी स्टूडियोज वॉज अ फेवरेट स्पॉट फॉर पोएट्स एंड राइटर्स, और मैं आपको एक कायदे से कह सकता हूं कि यहां के जो एम्प्लॉइज थे जो खादी और वर्शिप करते थे गांधी जी की, वर लार्जली अनअप्रिशिएटिव ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड हेल्ड अ जनरल अवर्जन टू द टर्म कम्युनिज्म। इसका क्या मतलब है? क्या गांधी जी कम्युनिस्ट थे? नहीं। गांधी जी, अगर आपने इंडिगो चैप्टर पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो स्पीड सीरीज से पढ़ो भाई, आप प्रोमैक्स कोर्स ले रखा है उधर से पढ़ो। गांधी जी मानते थे कि कोई भी अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी हो उसमें ये इज्म विज्म नहीं देखना है, हमें देखना है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी छोड़ो, एक कॉमन इंसान को क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलेंगे किसी की पॉलिटिकल थॉट से। वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस में चेंजेस मेक करने आते थे, एंड दैट इज व्हाई ही केम अप विद थिंग्स सच एज स्वराज, हिंद स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस, ऑल ऑफ दैट। इसमें कोई भी इज्म या एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, दीज आर मॉरल वेज एंड कोड्स ऑफ ऑपरेटिंग लाइफ।
तो जेमिनाई स्टूडियोज में जनरली इजम्स के टूवर्ड्स बहुत ज्यादा फेवरिंग नहीं होती थी। बेसिकली जेमिनाई स्टूडियोज में दे वर ओनली कंसर्न्ड विद गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड फॉलोइंग गांधी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो थियोरेटिकल डिबेट्स हैं अबाउट पॉलिटिक्स, दे वरंट रियली कीन ऑन इट। दे बिलीव्ड कम्युनिस्ट वर गॉडलेस। बेसिकली कम्युनिज्म में देर इज नो importance placed on the principle or the formation or the image of God, and lacked familial love and spread violence। ये माना जाता था for a long amount of time कि कम्युनिज्म में violence spreading होती है और कम्युनिस्ट violence में मानते हैं because certain communist leaders had done things which were perceived like this, and also in general they wanted a society जिसमें कोई division ना हो, and when there is no division you do erase some checks and balances, जिसकी वजह से law and order maintain करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Basically they said कि ये लोग anarchist हैं, ये family का concept हटाना चाहते हैं, ये लोग God का concept हटाना चाहते हैं। We don't want anything to do with this। 1952 में फ्रैंक बकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 200 पीपल विजिटेड मद्रास एंड फाउंड अ वार्म होस्ट इन जेमिनाई स्टूडियोज। एमआरए ने जेमिनाई स्टूडियोज के साथ या फिर उनके स्टेजेस पे 2 प्लेस चलाए, जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, विच वर ग्रेटली एडमायर्ड बाय द तमिल ड्रामा कम्युनिटी। इन दोनों का नाम याद रख लेना। The author later learned that the MRA was an anti-communist counter movement and the studio bosses like SS Vasan simply played into their hands। So ये जो belief था ये MRA का था कि भाई गॉडलेस हैं, familial love हटाना चाहते हैं, वायलेंस स्प्रेड करना चाहते हैं। ये किसकी थी? फ्रैंक बकमैन की थी। कौन से प्लेस करे? ये करे। सो यहां पे हमारे अशोका मित्रन जी कह रहे हैं कि लोगों को तो पता भी नहीं था एमआरए क्या है, बस क्योंकि कोई बाहर से आ रहा है, एक कॉलोनियल हैंगओवर है कि भाई somebody is visiting, so you do feel a certain sense of subservience। तो ये उधर हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने उन्हें आने ही क्यों दिया। खैर तमिल ड्रामा कम्युनिटी को अच्छा लग गया वो प्ले, तो ठीक है। स्टूडियो बॉसेस लाइक एसएस वसन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। अब अगर कोई एंटी कम्युनिस्ट है, मोस्ट केसेस में उस टाइम पे वो प्रो कैपिटलिज्म होगा, मतलब कि पैसों से डील करता होगा, तो शायद कहीं पैसे दे दिए होंगे जिसकी वजह से ये प्लेज उन्होंने जेमिनाई स्टूडियोज में स्टेज कर दिए। ही सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स। जो उन्होंने चाहा वही चीज होती गई। लेकिन उसके थोड़े महीने बाद अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड विजिट्स जेमिनाई स्टूडियोज। इसकी वजह से सब बैफल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये ट्विस्ट समझिए माय डियर चैंपियंस। थोड़े महीने आफ्टर द एमआरए's विजिट, जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी, द स्टूडियो वेलकम्ड अनदर विजिटर, अनदर व्हाइट स्किन्ड मैन, जो एक इंग्लिश पोएट था। द स्टाफ, जिसकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश पोएट्स वाज लिमिटेड टू वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट्स, शेली एंड बायरन। बेसिकली जो क्लासिक इंग्लिश पोएट्स थे, कहीं रोमांटिसिज्म की एज के, कहीं और एज के। बेसिकली आपने कीट्स की तो पोम पढ़ रही हुई है क्लास 12 में, थिंग ऑफ ब्यूटी, बाकियों की आपने वर्ड्सवर्थ की भी पढ़ी होगी, शेली, बायरन। इन सब के अलावा दे हैड नो आइडिया पोएट्स कौन है इंग्लैंड के, सो हेंस दे डिड नॉट नो ये पोएट कौन आया है। बेसिकली जब भी आपको एक लिटरेरी एजुकेशन मिलती है, आप कंटेम्प्रेरी लिटरेचर तो नहीं पढ़ते इतना, आपको ज्यादा फोकस क्लासिक्स और 300-400 साल पुरानी लिटरेचर पे ही आपका होता है। मैंने इंग्लिश ऑनर्स करी है तभी आपको बता रहा हूं। द पोएट वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ टॉल मैन। ऑब्वियसली अगर आप एवरेज हाइट कंपेयर करो तो इंग्लैंड लोगों की, जो इंग्लैंड में रहते हैं, नेटिव ब्रिटिश होते हैं, उनकी हाइट ऑन एन एवरेज ज्यादा होती है कंपेयर टू इंडियंस। वेरी इंग्लिश, मतलब उनके एक्सेंट में उनका इंग्लिश टोन दिख रही थी। वेरी सीरियस, मतलब एकदम अपना काम करने आए हैं, इधर फूल वूल करने नहीं आए हैं। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, हम उसे जानते ही नहीं थे। द बॉस गेव अ लॉन्ग स्पीच पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, दो ही न्यू वेरी लिटिल अबाउट द विजिटर। तो बॉस तो अब हमें पता चल गया है, एसएस वसन, कोई भी विजिटर आना चाहे बस उसको ग्लिटर कर देंगे, उसको पैम्पर कर देंगे। उन्हें तो यही अच्छा लगता है कि कोई उन्हें विजिट कर रहा है। इट मेक्स देम फील इंपॉर्टेंट। लाइक लोगों के अंदर प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो उनके एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा अगर आप कहते हो कि एक चीज का करना बुरा है या आप मानते हो, तो आप वो चीज नहीं करोगे। एक इंसान कहता है एक चीज का करना सही होता है, आपको पता है वो चीज कर लेगा। लेकिन एक इंसान जो बीच में है, अगर कोई आके उसे इंसेंटिवाइज करे कि तू मत कर, तो वो ना करेगा। अगर कोई आके इंसेंटिवाइज करे, ये ले भाई ये दे दूंगा, ये कर ले, तो वो कर लेगा। दैट इज व्हाई हैविंग कन्विक्शन, मॉरल्स, वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पोएट स्पीच वॉज इन एन एक्सेंट दैट वॉज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जो बहुत हैवी स्कॉटिश, आयरिश एक्सेंट्स होते हैं इन पर्टिकुलर, वो इंडियंस बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, इवन अमेरिकन्स बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी हैवी। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश इन द वे इंग्लिश इज मेंट टू बी स्पोकन इन एन एक्सेंट सेंस, एंड द एंटायर ऑडियंस वाज लेफ्ट इन अटर बैफलमेंट। उन्हें लग रहा है एसएस वसन क्या स्पीच दे रहा है फ्रीडम और डेमोक्रेसी के बारे में, और ये जो इंग्लिश मैन आया है ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
The author Ashoka Mitran wonders why an English poet will visit a studio making films for the simplest sort of people. वो कहते हैं ये लोग आते क्यों हैं? मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आ रही है, ठीक है, ये इंग्लिश पोएट आ रहा है, लोग जेमिनी स्टूडियोज क्यों आते हैं? हम तो बस नॉर्मल एवरीडे फोक्स के लिए प्लेज लिखते हैं, हमारे कोई प्लेज में कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं होता, हमारे कई प्लेज मट्ठी चाय के बारे में होंगे, हमारी कई प्लेज पापड़ियों के बारे में होंगे, कई प्लेज कांदा भाजी के बारे में होंगे, ये लोग जनरली रिलेट कर सकते हैं। हम कोई यहाँ पे पॉलिटिकल प्ले लिखते नहीं, कोई वर्ल्ड स्टेज का प्ले तो लिखते नहीं है, ना हम इतने अच्छे हैं, आप देख ही लो, ठीक है। तो लोग आते क्यों हैं? The visit for him remained an unexplained mystery. उसे समझ ही नहीं आता था अशोका मित्रन को कि आखिरकार ये होता क्यों है। Why do people come and who was this Englishman? Because उसकी स्पीच में उसकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी गई कि ये इंसान है कौन, ये इंसान करता क्या है। Years later, the author discovers the identity of the mysterious visitor and the reason for his visit. तो काफी साल बाद due to an incident उसे पता चलता है कि जेमिनी स्टूडियोज में उस टाइम आया कौन था। Let's understand this. Years after leaving Gemini Studios, तो अब हमें पता चल गया है कि जेमिनी स्टूडियोज वो छोड़ के चले गए हैं और बहुत टाइम बीत चुका है। The author Ashoka Mitran found a book titled The God That Failed on a footpath for 50 पैसे। तो बेसिकली आपको पता होगा फुटपाथ सेल्स होती हैं काफ़ी, वेयर बुक्स ऐसे ही बिछाई जाती हैं एंड पीपल कैन पिक इट अप। सो 50 पैसे के लिए, विच एट दैट टाइम वाज स्टिल गुड अमाउंट, बट आज नहीं है, एक किताब थी कॉल्ड द बुक दैट फेल्ड। The book contained essays from 6 eminent men of letters, मतलब people that were very popular writers, very famous intellectuals who wrote about their journeys into communism and their disillusioned return. The God that failed, यहाँ पे God कौन है? The ideology of communism. तो यहाँ पे 6 लोग हैं जो बता रहे हैं, बहुत फेमस लोग हैं ये, राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पब्लिक में फिगर्स हैं ये, वो बता रहे हैं कैसे हमने कम्युनिज्म में बिलीफ रखा, हमने कम्युनिस्ट वर्ल्ड में एंट्री मारी, दैट होल आइडिया दैट वी स्पोक अबाउट, जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी अगेंस्ट थी, और कैसे जब हमने उस दुनिया को समझा और हमने उस आइडियोलॉजी को थोड़ा और एनालाइज किया, हम डिसइल्यूजन होकर रिटर्न आ गए। डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है? वी अंडरस्टूड कि इससे कुछ होने वाला नहीं है एंड वी आर जस्ट नॉट एक्साइटेड अबाउट द आइडिया एंड इट इज नॉट व्हाट वी थॉट इट वाज। उन्हें लगता था कि कम्युनिज्म इज दिस फेरी टेल idealistic way of organizing society, but unfortunately they become disillusioned with it and they return back to their old beliefs. It doesn't mean that they start becoming capitalists, it just means that they're not hardcore communists anymore. One of the authors जो 6 थे यहाँ पे eminent writers वो स्टीफन स्पेंडर, एंड यही इंसान था जो इंग्लिश पोएट था जो इतने साल पहले जेमिनी स्टूडियोज आया था। तो अब हमें पता चल गया था वो इंसान कौन था। इट वाज स्टीफन स्पेंडर। बहुत साल पहले, मे बी व्हेन यू आर वाचिंग दिस सडनली वो पोम वापस आ गई है, बट एलिमेंट्री सम क्लासरूम ऐसे करके एक पोम होती थी क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस में जो स्टीफन स्पेंडर की ही थी। एंड एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज टाइटल्ड। दिस डिस्कवरी वाज अ रेवलेशन, एक ऐसी रिवील थी, इसके लिए आप समझ लो, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स फॉर द ऑथर, बिकॉज उसके लिए एक मिस्ट्री थी और अब मिस्ट्री टूट के रिवील हो चुकी है। As it lit up a dark chamber of his mind, इसके दिमाग में एक डार्क चेंबर था जहां पे कोई रोशनी नहीं थी कि वो इंसान था कौन। बेसिकली द इंफॉर्मेशन hadn't come to light, but now it had. He realized कि जो बॉस था जेमिनी स्टूडियोज का, he may not have been interested in Spender's poetry, but was very much interested with the God that failed or his disillusionment with communism, which aligned with the studios and the local community's anti-communist stance. Now this is one interpretation, ठीक है। The other interpretation, some people say कि जेमिनी स्टूडियोज में ही कम्युनिज्म था। Now it's up to you what you believe, but अगर हम इसे सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझें तो अब हमें पता चलता है कि एस.एस. वसन ने क्यों अप्रूव किया स्टीफन स्पेंडर का आना। स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री से एस.एस. वसन जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज वो फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ठीक है, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिज गॉड दैट फेल्ड और हिज डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म, विच अलाइंड विद द स्टूडियोज एंड द लोकल कम्युनिटीज एंटी कम्युनिस्ट स्टांस। अब बेसिकली आपको यहां पे क्या समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कंज्यूम हो गए। देयर आर 2 इंटरप्रिटेशंस ऑफ ऑल ऑफ दीज इवेंट्स। फर्स्ट थिंग टेल्स अस कि वसन जी कम्युनिज्म में मानते थे। दूसरी चीज हमें कहती है कि वसन जी कम्युनिज्म में नहीं मानते थे।
It all depends on when Stephen Spender visited Gemini Studios. अगर स्टीफन स्पेंडर ने तब Gemini Studios को विजिट करी थी जब कम्युनिज्म में वो मानते थे, then we can believe कि एसएस वसंत स्पेसिफिकली उन लोगों को बनाते थे जो कम्युनिज्म में थे, because it aligned with his beliefs. लेकिन उसमें एक लूप होल हो जाता है. आप बोलोगे सर एसएस वसंत मानते थे कम्युनिज्म में और उन्होंने स्टीफन स्पेंडर को इसलिए बुला लिया था. What about MRA? Because MRA तो अगेंस्ट थी कम्युनिज्म के. Yes, इसमें ये इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि he did not know about the MRA and he was tricked, और उसके बाद उन्होंने सोचा यार मैंने अपने एम्प्लॉइज को क्या बिलीव करवा दिया, now I have to balance that act. So that is one interpretation. The other interpretation is that SS Vasant simply did not believe in communism. In fact, he was very much against communism. So Stephen Spender तब विजिट करते हैं जब उनकी सारी disillusionment हो जाती है with communism. This I believe is going to be way more of a better interpretation, I would say, because Stephen Spender के जो speech है उसमें freedom और democracy की बात है. Obviously there are exceptions, but I'm just talking from a very generalized standpoint. So I believe in the second theory कि SS Vasant was either anti-communist or somebody who didn't really care and was just happy कि लोग आ रहे हैं बाहर से spread कर रहे हैं चीजें Gemini Studios में आके, उसको इसी चीज से एक certain sense of kick मिलती थी. So what I believe is that SS Vasant was just a pragmatic businessman. उसे बस इस चीज से फर्क पड़ता था कि लोग जेमिनी स्टूडियोज में आए और ये देख रहा है भाई कंट्रीज ट्रैवल कर करके इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं वाइट लोगों के परफॉर्म करने जेमिनी स्टूडियोज में, उसका तो इसमें बिजनेस का मुनाफा ही है. तो मेरी इंटरप्रिटेशन यही है कि एंटी कम्युनिस्ट लोग ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते थे. SS Vasant saw that as a business opportunity and that's why he played into these hands. अब that wraps up the chapter, my dear champions. लास्ट वाली चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. आई नो आप नहीं होगे बिकॉज आप एक ग्रैंड कार्ड चैंपियन हो जिसने स्पीड सीरीज बड़े अच्छे तरीके से देखी है, पूरा लेक्चर सुना है और प्रोमैक्स कोर्स में भी शायद आप हो. अब हर स्पीड सीरीज के लेक्चर में मैं आपको की वर्ड्स देता हूं, की वोकैब देता हूं. वोकैब वाला वर्ड इधर है, उसकी डेफिनेशन आपको इधर मिलेगी, और जो एग्जैक्ट कोट है एनसीईआरटी में जहां पे ये यूज किया गया है वो भी आपको इधर मिलेगा. आपको आंसर्स में जहां पे भी आप लाइंस लिख सकते हो, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में आपको लिखनी चाहिए और आपको ये वर्ड यूज करने चाहिए. कैटापल्टेड, इनकैंडेसेंट, सिकोफेंट, अनविटिंगली, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे एंड दे विल शो दैट यू रेड द चैप्टर. कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं तो पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोका मित्र ने एक ऐसा चैप्टर है जहां पे एक पर्सनल सीन को, एक एनेक्डोट को सोशल कमेंट्री के साथ फ्यूज किया जाता है और हमें अर्ली इंडियन सिनेमा और थिएटर के बारे में चीजें बताई जाती हैं जो उसे क्रिटिसाइज भी करती हैं, जो उसे क्रिटिकल नेचर से देखती हैं कि भाई हम एग्जामिन करें उसमें क्या चीज है, क्या सही है, क्या गलत है, बट थोड़ी ह्यूमरस टेल्स भी हमें देती हैं, जैसे ऑफिस बॉय, कोटामंगलम सुब्बू, लॉयर वाला इंसिडेंट. ये हाईलाइट करता है द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज जहां पे फ्रस्ट्रेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है. व्हाइल द ऑथर प्रेजेंट्स द इवेंट्स एज अ सीरीज ऑफ डिसकनेक्टेड अम्यूजिंग एनेक्डोट्स कि भाई एक लॉयर की चीज हो रही है, फिर कोटामंगलम सुब्बू, फिर ऑफिस बॉय, फिर ये, फिर वो, ये एक कोहेसिव प्ले आपको नहीं लगेगा, चैप्टर नहीं लगेगा. दैट्स व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज्ड. लेकिन हमें यहां पे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो एक डीपर ट्रूथ को रिवील करती हैं अबाउट द चैप्टर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, व्हिच वाज बिजनेस फर्स्ट या फिर कम्युनिज्म या फिर एंटी कम्युनिज्म, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरप्रिटेशन. इट्स ओपन टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू बिलीव. यू नो माय इंटरप्रिटेशन. द विजिट्स ऑफ द MRA and Stephen Spender, initially seen as random, are eventually understood as part of a larger political and ideological struggle against communism. के दोनों कम्युनिज्म से डिसइल्यूजन थे और उसके अगेंस्ट चीजें स्प्रेड करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने. ये चैप्टर सर्व करता है कि अगर हम एक ऐसे दुनिया को देखें, आर्ट और एंटरटेनमेंट, जो लोग सिर्फ देखेंगे अच्छा मैं तो कॉमेडी फिल्म देख रहा हूं, अच्छा ये तो गाना सुन रहा हूं, फन और किक्स के लिए है, चलो नाचते हैं. आर्ट में ही सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है सोसाइटी का. आर्ट में ही सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन होती है सोसाइटी की. अगर आप शेक्सपियरन प्लेस पढ़ो और उन्हें इंग्लिश टाइम पीरियड से कंपेयर करो, यू विल फाइंड दैट शेक्सपियर वाज ट्राइंग टू सबवर्ट द नॉर्म्स ऑफ हिज सोसाइटी. ही वाज ट्राइंग टू एग्जामिन द वर्ल्ड वेयर ही लिव्ड. सो जो चीजें आपको रैंडम लगती हैं या फनी लगती हैं, जब कॉमेडियन कोई कुछ बोलता है, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ what is the person really trying to say beneath all of these lines, shaping their lives and destinies of everyone. So that was the chapter, my dear champions. pinned comment और description में आपको प्रोमैक्स कोर्स के लिंक्स मिल जाएंगे. बहुत बढ़िया कोर्स है, पूरी दुनिया में इससे बेटर इंग्लिश का कोर्स नहीं है. आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूं, आपने पूरा लेक्चर देखा है, आगे का भी देखना. स्पीड सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट, कोर्स की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, और प्रोमैक्स कोर्स तो है ही. प्लीज अभी के अभी जाइए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में सारे रिसोर्सेज चेकआउट करो, हमारी एप्स चेकआउट करो, ग्रैंड कार्ड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड बी श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड द स्पीड सीरीज प्लेलिस्ट विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी बेनिफिट हो. आई वांट यू टू बी नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियोज ऑफ क्लास 12 इंग्लिश. ऑल राइट, टिल नेक्स्ट
next time, keep winning, you champions!